है जो कि उनका गृह राज्य भी है। उन्होंने नर्मदा पर पूजा अर्चना की और तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही वक्त में लोगों को संबोधित वो करेंगे। 69वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री। पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी लाइव तस्वीर है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जाहिर सी बात है मंच के नीचे वो तमाम प्रशंसक उनके बैठे हुए हैं जो आज के दिन खासतौर पर उन्हें सुनना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर नर्मदा डैम के पास की है जहां नरेंद्र मोदी ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया, आशीर्वाद उनका लिया और मंत्रोच्चार के बीच अपना जन्मदिन आज मनाया। तो अलग अलग तस्वीरें उनके जन्मदिन की जो है आप तक हम लगातार पहुंचा भी रहे हैं और अभी सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। ये पहली तस्वीर में आप देखिए और खुश कितनी है नर्मदा ये भी इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड पानी दर्ज किया गया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। सबसे ज्यादा डैम में आज ही पानी है, मानो मां नर्मदा भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं। आप देखिए फिर से आपके सामने दो तस्वीर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे थे या उन्होंने पूजा अर्चना की, खुद आरती किया, भगवान को जल अर्पित किया। और वहीं दूसरी तस्वीर केवड़िया से इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। अब बस बेसब्री से इंतजार तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं इसी बात का कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करते हैं और जैसा हमेशा ही वो अपने संबोधन में कोई न कोई संदेश भी देते हैं, जरूर आज भी वो होने वाला है। आगे बढ़ रहे हैं माइक की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें सुनने के लिए। क्या संदेश आज वो देते हैं और क्या कहते हैं अपने संबोधन के वक्त, क्योंकि खास है आज का दिन। सुनिए आप भी। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, नर्मदे 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 सर्वदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई, मंचस्थ सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो? आज गुजरात जोर में लागे छे અને આજે તો માં નર્મદાના આ છલોછલ જલ અને એનાય કરતા વધુ હરખ આનંદ આખા ગુજરાતમાં છલકે છે। હું यहाँ मंच पर बैठो तो थोड़ू मगज मारू जूना जमानानी यादों में जतु रह्यु। किसी समय मुझे फोटोग्राफी की जरा आदत हुई थी, मन करता था फोटो निकालूं, बाद में तो सब छूट गया। लेकिन आप जो यहां बैठा था तो मेरा मन करता था कि अच्छा होता आज मेरे हाथ में कैमरा होता। ऊपर से मैं जो दृश्य देख रहा हूं, नीचे जन सागर है, पीछे जल सागर है। और मैं इन सब कैमरा वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी तस्वीरें बहुत निकाल दी, जरा उधर की तरफ कैमरा कीजिए। कैसे जन सागर और जल सागर का मिलन है। शायद फोटोग्राफी की दुनिया वालों के लिए ऐसा दृश्य बहुत रेयर मिल सकता है। और मैं यहां के व्यवस्थापकों को भी इस लोकेशन के लिए, उनकी एस्थेटिक सेंस के लिए
विशेष बधाई देता हूं। आज के दिन मां नर्मदा के दर्शन का अवसर मिलना, पूजा अर्चना का अवसर मिलना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं गुजरात सरकार का, आप सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे नमामि देवी नर्मदा समारोह में आने का निमंत्रण दिया और उसका हिस्सा बनाया। मैं सभी गुजरात वासियों को भी इस उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ये ऐसा अवसर है जिसका लाभ मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को और गुजरात को, इन चार राज्यों के लोगों को, किसानों को, उस राज्य की जनता को इस योजना का लाभ मिल रहा है। साथियों, हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है। प्रकृति हमारे लिए आराध्य है। प्रकृति हमारा आभूषण है, हमारा गहना है। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कैसे विकास किया जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण अब केवड़िया में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से मुझे अनेक जगहों पर जाने का अवसर मिला और हर स्थान पर मैंने प्रकृति और विकास का अद्भुत तालमेल भी अनुभव किया। एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, बिजली उत्पादन के यंत्र हैं, तो एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, इको टूरिज्म, इससे जुड़ी बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। इन सबके बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा जैसे हमें आशीर्वाद देती नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि केवड़िया में प्रगति, प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन का अद्भुत संगम हो रहा है और यह सब किसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज ही निर्माण और सृजन के देवता विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। नए भारत के निर्माण के जिस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भगवान विश्वकर्मा जैसी सृजनशीलता और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। भगवान विश्वकर्मा का भारत पर आशीर्वाद बना रहे, हम सबकी यही प्रार्थना है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सरदार सरोवर बांध और सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा दोनों ही उस इच्छा शक्ति, उस संकल्प शक्ति के प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि उनकी प्रेरणा से हम नए भारत से जुड़े हर संकल्प को सिद्ध करेंगे, हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, आज का ये अवसर बहुत ही भावनात्मक है।
सरदार पटेल ने जो सपना देखा था वो दशकों बाद पूरा हो रहा है और वो भी सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के उन आंखों के सामने हो रहा है। हमने पहली बार सरदार सरोवर बांध को पूरा भरा हुआ देखा है। एक समय था जब 122 मीटर के लक्ष्य तक पहुंचना ही बहुत बड़ी सिद्धि माना जाता था, लेकिन आज 5 वर्ष के भीतर भीतर 138 मीटर तक सरदार सरोवर का भर जाना अद्भुत है और विस्मरणीय है। साथियों, आज की स्थिति तक हमें पहुंचाने के लिए लाखों लोगों का योगदान रहा है। सामान्य से सामान्य नागरिक का योगदान रहा है, साधु संतों की भूमिका रही है, अनेक सामाजिक संगठनों का योगदान रहा है। आज का दिन उन लाखों साथियों का आभार व्यक्त करने का है जिन्होंने इस सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे हर साथी को मैं नमन करता हूं। साथियों, केवड़िया में आज जितना उत्साह है उतना ही जोश पूरे गुजरात में है। आज तालों, तालाबों, झीलों, नदियों की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होना है। ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, सराहनीय कार्य है। यही वो प्रेरणा है जिसके बल पर जल जीवन मिशन आगे बढ़ने वाला है और देश में जल संरक्षण का आंदोलन सफल होने वाला है। गुजरात में हो रहे सफल प्रयोगों को, जनभागीदारी के प्रयोगों को, जनभागीदारी से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण कामों को हमें और आगे बढ़ाना है। गुजरात के गांव-गांव में जो इस प्रकार के जनभागीदारी से, जन समर्थन से, उसके अभियान से दशकों से जुड़े हैं, ऐसे साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वो पूरे देश में अपने अनुभवों को साझा करें। साथियों, आज कच्छ और सौराष्ट्र के उन क्षेत्रों में भी मां नर्मदा की कृपा हो रही है, जहां कभी कई हफ्तों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। गुजरात में दशकों पहले के वो दिन भी जब पानी की लड़ाई में गोलियां तक चलती थी। बेटियों बहनों को पीने के पानी के इंतजाम के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी शुरू होते ही सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के लोग अपने अपने पशुधन को लेकर सैकड़ों किलोमीटर जहां पानी की संभावना होती थी, वहां पर वो घर, गांव, खेत, खलिहान छोड़ करके चले जाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। मुझे याद है साल 2000 की इतनी भयंकर गर्मियों में ये हालत हो गई थी कि राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर पानी पहुंचाने के लिए
हिंदुस्तान में पहली बार पानी के लिए स्पेशल वाटर ट्रेन चलाने की उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि गुजरात आज कितना आगे निकल आया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको खुशी होती है? आपने जब मुझे यहां का दायित्व दिया तब हमारे सामने दोहरी चुनौती थी। सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली के लिए डैम के काम को तेज करना था। दूसरी तरफ नर्मदा कैनाल के नेटवर्क को और वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को भी बढ़ाना था। आप सोचिए, साल 2001 तक मुख्य नहर का काम सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही हो पाया था। सिंचाई व्यवस्था और नहरों का जाल अधूरा अधूरा बिखरा हुआ, लटका पड़ा हुआ था। लेकिन आप सभी ने, गुजरात के लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज सिंचाई की योजनाओं का एक व्यापक नेटवर्क गुजरात में खड़ा हो गया है। बीते 17-18 सालों में लगभग 2 गुनी जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया गया है। भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन का दायरा साल 2001 में सिर्फ 14,000 हेक्टेयर था और करीब करीब 8,000 किसान परिवार ही इसका लाभ उठा पाते थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का अभियान चलाया, पानी बचाने का अभियान चलाया, माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया, टपक सिंचाई पर बल दिया और एक जमाने में सिर्फ 12-14 हजार हेक्टेयर, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आज 19 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। गुजरात के गांव में बैठे हुए किसानों की संवेदनशीलता के बिना ये संभव नहीं था। नए विज्ञान टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के गुजरात के किसानों के स्वभाव का परिणाम था कि हम इतना बड़ा सपना सिद्ध कर पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये गुजरात के हर खेत में बात पहुंच गई। अभी कुछ समय पहले IIM अहमदाबाद ने इस बारे में स्टडी की थी। मैं आपको और देश को इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। साथियों, इस स्टडी से सामने आया कि माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर के कारण ही गुजरात में 50% तक पानी की बचत हुई, 25% तक फर्टिलाइजर का उपयोग कम हुआ, 40% तक मजदूरी का खर्चा, लेबर कॉस्ट कम हुई और बिजली की बचत हुई, वो तो अलग। इतना ही नहीं, एक तरफ बचत हुई तो दूसरी तरफ फसल की पैदावार में भी 30% तक की बढ़ोतरी पाई गई। साथ ही प्रति हेक्टेयर हर किसान परिवार की आय में लगभग
15,500 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई। साथियों, मुझे याद है कि जब कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि ये पानी कच्छ के लिए पारस साबित होगा। आज मुझे खुशी है कि मां नर्मदा का जल सिर्फ कच्छ ही नहीं, सौराष्ट्र नहीं, गुजरात के एक बड़े हिस्से के लिए पारस सिद्ध हो रहा है। नर्मदा का पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो तो पारस है, पारस, जो मिट्टी को स्पर्श करते ही मिट्टी को सोना बना देता है। नर्मदा जल की वजह से सिंचाई की सुविधा तो बढ़ी है, नल से जल का दायरा भी बीते 2 दशकों में करीब 3 गुना बढ़ा है। साल 2001 में गुजरात के सिर्फ 26% घरों में नल से जल आता था। यानी जब से देश में घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू हुआ, तब से 2001 तक, यानी करीब करीब 5 दशक तक, सिर्फ 26% घर कवर हुए थे। आज आप सभी के प्रयासों का असर है कि गुजरात की योजनाओं का प्रभाव है कि राज्य के 78% घरों में नल से पानी आता है। अब इसी प्रेरणा से हमें देश भर में हर घर जल, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। भाइयों और बहनों, आज सौनी योजना हो, सुजलाम सुफलाम योजना हो, आज गुजरात के गांव और शहर तेजी से पानी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। मैं गुजरात सरकार को पहले पूर्व मुख्यमंत्री आनंदबेन की अगुवाई में और अब रूपाणी जी के नेतृत्व में हर घर को, हर खेत को जल से जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उन सभी सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सिंचाई की सुविधा मिलने से एक और लाभ गुजरात के किसानों को हुआ है। पहले किसान पारंपरिक फसल ही लगाते थे, लेकिन सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद नकदी फसलों की पैदावार शुरू हुई, हॉर्टिकल्चर की तरफ झुकाव बढ़ा, नकदी काम होने लगा। हाल में एक और अध्ययन सामने आया है जिससे पता चला है कि इस परिवर्तन से अनेक किसान परिवारों की आय बढ़ी है। भाइयों और बहनों, गुजरात सहित देश के हर किसान परिवार की आय को 2022 तक 2 गुना करने के लिए अनेक दिशाओं में अनेक प्रयास चल रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद बीते 100 दिन में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब गुजरात के हर किसान परिवार को मिल रहा है। कुछ दिन पहले छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ भी गुजरात के और देश के किसान परिवारों को होने वाला है। साथियों, गुजरात के किसानों, व्यापारियों और दूसरे नागरिकों के लिए पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की भी एक व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है। गोगा, दहेज, रोरो फेरी सेवा, इसकी शुरुआत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे बताया गया है कि अब तक इस फेरी सुविधा का
3.25 लाख से ज्यादा यात्री उपयोग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब करीब 70,000 गाड़ियां भी इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट की गई है। सोचिए, पहले कहां सड़क से 350 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब समंदर से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कहां 350 किलोमीटर और कहां 31 किलोमीटर की यात्रा। इस सुविधा ने लोगों की सुविधा तो बढ़ाई है, उनका समय भी बचाया है, पर्यावरण की भी रक्षा की है, आर्थिक रूप से भी मदद हुई है। साथियों, इसी प्रकार की सेवा भविष्य में मुंबई से हजीरा के बीच उस पर भी विचार किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। रोरो फेरीज जैसे प्रोजेक्ट से गुजरात के वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, टूरिज्म की बात जब आती है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा स्वाभाविक है। इसके कारण केवड़िया और गुजरात पूरे विश्व के टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से छा गया है। अभी इसका लोकार्पण हुए सिर्फ 11 महीने हुए, 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन 11 महीनों में 23 लाख से अधिक पर्यटक, देश और दुनिया के पर्यटक हमारे सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए हैं। हर दिन एवरेज औसतन 8,500 टूरिस्ट यहां आते हैं। मुझे बताया गया कि पिछले महीने जन्माष्टमी के दिन तो रिकॉर्ड 34,000 से अधिक पर्यटक यहां इस धरती पर पहुंचे थे। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने एवरेज औसतन 10,000 लोग प्रतिदिन डेली पहुंचते हैं। 10,000, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 133 साल हो चुके हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिर्फ 11 महीने, और डेली 8,500 लोगों का आना, 11 महीने में 23 लाख लोगों का आना, ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। भाइयों और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते, यहां टूरिज्म से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएंगे। आज मैं पूरा समय जो नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको देखने गया था। यहां आने में मुझे देरी इसलिए हुई कि मुझे देखते देखते, और मेरे लिए तो जरा ट्रैफिक भी नहीं था, तेज जा रहा था, तो भी 4 घंटे लग गए और अभी भी मैं पूरा देख नहीं पाया हूं। यानी इतना बड़ा व्यापक रूप से काम। ये भविष्य में टूरिस्ट यहां आएंगे, 2-2, 4-4 दिन रहने के लिए उनका मन कर जाएगा। यहां सब्जी, फल, फूल, दूध, उसके उत्पादन करने वाले आदिवासी साथियों को बहुत बड़ा मार्केट यही उपलब्ध होने वाला है। हमें बस एक ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है। मुझे जानकारी है
कि आप सभी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत न भूलें, हमारा जल, हमारा जंगल और हमारी जमीन प्लास्टिक से मुक्त रहे, इसके लिए हमारी कोशिशें और तेज होनी चाहिए। हर नागरिक का शपथ होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। साथियों, विश्वकर्मा दिवस, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, 17 सितंबर ये विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 17 सितंबर के साथ ही आज के दिन का एक और महत्व भी है। आज 17 सितंबर, आज के दिन का एक बहुत बड़ा दूसरा महत्व भी है। 17 सितंबर के दिन, ये दिन सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए, उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। आज के ही दिन 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो दूरदर्शिता, अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत की समस्याएं कितनी अधिक होती। भाई और बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसका दुष्परिणाम हिंसा और अलगाव के रूप में, अधूरी आशा और आकांक्षाओं के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण फैसला देश ने लिया है। दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता के लिए आपका ये सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीते 100 दिन में अपनी इस प्रतिबद्धता को हमने और मजबूत किया है। बीते 100 दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें किसानों के वेलफेयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के समाधान भी शामिल है। मैंने चुनाव के दौरान भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हमारी नई सरकार पहले से भी तेज गति से काम करेगी, पहले से भी ज्यादा बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। एक बार फिर
मैं पूरे गुजरात को सरदार साहब की भावना के साकार होने पर एक बहुत बड़ा सपना 4 पीढ़ी ने जिसे संजोया था, वो सपना आज पूरा हो रहा है। ये विराट सरदार सरोवर डैम, उससे बह रही माता नर्मदा, ये गुजरात के उज्जवल भविष्य की नई ऊंचाइयों के लिए हमें आवाहन करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। मुझे विश्वास है कि हर गुजराती पूरी मक्कमता के साथ, और हमारा सपना रहा है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, देश की भलाई के लिए गुजरात की भलाई, उस सपने को लेकर के आगे चले। आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने आज मुझ पर जो आशीर्वाद बरसाए हैं, गुजरात के लोगों ने, देश के लोगों ने, दुनिया में बसे हुए सबने, मैं आज यहां से माता नर्मदा की साक्षी में खड़े रह करके, सर झुका करके उनको भी नमन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, नर्मदे। आवाज कच्छ तक पहुंचनी चाहिए। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब जो વર્ષો પછી નકશો નવો દોરાય છે ગુજરાતમાં। तो नर्मदे सर्वदे, इसी के साथ शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और समाप्ति भी नर्मदे के जयकारे के साथ और लोगों से भी वो जयकारा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके अलावा कई तमाम बातें उनके इस संबोधन में रही जो कि बेहद खास है। किस तरह से नर्मदा से और इस डैम से पूरे गुजरात को लाभ मिल रहा है, वो वक्त भी उन्होंने याद किया जब पानी के लिए तरसते थे, एक एक बूंद के लिए वहां के लोग तरसते थे। सौराष्ट्र के लोग कई किलोमीटर दूर तक जाते थे, जो माताएं बहनें थी उन्हें कितना पैदल चलना पड़ता था। ये तमाम बातें, वो वक्त, वो दौर भी याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी कहा कि किस तरह से ये पूरा इलाका बेहद खास अब बन चुका है, किस तरह से लौह पुरुष का जो सपना था वो आज सालों बाद साकार हुआ है, वो भी खुद उन्हीं के सामने, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी अब उसी जगह पर बन चुका है। तो वो सपना जो लौह पुरुष ने कई साल पहले देखा था, वो किस तरह से आज ठीक उन्हीं के सामने साकार हुआ है, ये बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और देखिए, ये संबोधन बेहद खास है क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अब एक नए विकास के लिए, एक नए भारत के लिए आप तैयार हो जाइए। पहले जो हमने काम किए हैं और मेरी सरकार ने काम किया है, अब उससे भी दोगुनी रफ्तार के साथ आगे काम होने वाला है। तो जरूर जो वहां लोग बैठे हैं वो खुश हैं इस बात को सुन करके, और नर्मदा का पानी पारस है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके अलावा ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर संगम दिखाई दे रहा है, प्रकृति का, विकास का और पर्यावरण का, ये संगम इस जगह पर वो देख रहे हैं। ये तमाम खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिखाई दी, और एक तरह से ये जो संबोधन उनका है, ये संदेश देने वाला भी है। आज की तमाम जो खास झलकियां रही हैं, आज की तमाम जो खास बातें रही हैं उनके जन्मदिन की, वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। किस तरह से इको टूरिज्म का मुआयना उन्होंने किया, चाहे वो केवड़िया डैम हो या फिर बटरफ्लाई गार्डन हो, राफ्टिंग हो, नर्मदा पर उनकी पूजा हो, कैक्टस पार्क जहां आप तमाम तरह के कैक्टस के पेड़ भी देख रहे हैं, इस वक्त पौधे देख रहे हैं, ये तमाम खास चीजें आज उनके जन्मदिन पर आदिवासी महिलाओं से मिलना वो नहीं भूले। इसके अलावा एक निराला अंदाज 8वीं तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आज पूरे दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। एक खास बात इस जो आज कार्यक्रम उनका रहा है उसके जरिए आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि अगर वो यहां पर पहुंचे, वो भी आज उनके जन्मदिन जैसे खास मौके पर, तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें यहां पर हैं।
तो अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो वो जानते हैं कि यहां उनकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। जन्मदिन का खास मौका जब वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम कैमरे उन्हें कैद कर रहे हैं और पूरा देश और पूरा विश्व उन्हें देख रहा है, तो आप समझिए कि टूरिज्म कितना आगे इससे बढ़ेगा। तो हर एक चीज में संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। अब उनके जो संबोधन की खास बातें हैं, अब आप वो भी देख लीजिए। 4 राज्यों को सरदार सरोवर बांध से फायदा होगा। प्रकृति हमारे लिए आराध्य है, हमारा आभूषण है और नए भारत का संकल्प हम जरूर पूरा करेंगे। ये तमाम खास बातें उन्होंने आज अपने संबोधन में कही हैं। अब देखिए 370 जो पिछले काफी वक्त से चर्चा में है, उसे लेकर भी यहां नरेंद्र मोदी ने कहा, उसका जिक्र किया और कहा कि प्रेरणा हमें यहां पर सरदार पटेल से ही मिली है। तो सरदार सरोवर बांध से लोगों को फायदा मिला 370 किलो। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी जो हमें प्रेरणा मिली है वो सरदार पटेल से ही मिली है। तो उन्होंने एक बार फिर से जाहिर कर दिया कि 370 तो हमने हटाया ही है, इसकी प्रेरणा जरूर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिली है, लेकिन आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। हम आगे भी एक नए भारत का जो संकल्प हमारा है वो जरूर पूरा करेंगे। ये तमाम खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के जरिए बताई हैं और किस तरह से विकास का और प्रकृति का एक अद्भुत तालमेल यहां पर उन्हें दिखाई दिया, ये भी, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाएं कि इंडिया न्यूज पर बहुत जल्द आ रहा है हिंदुस्तान के टीवी इतिहास का सबसे अलहदा शो, राइट या रॉन्ग। इस शो में आपको मिलेगा खबरों का एक अलग अंदाज, तस्वीर